Hello student, I am Dr. Vishnu Gral and I welcomes you in my online platform of engineering education. तो इस इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल में ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से है, सिविल में ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने बात की थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाइएक्सियल लोडिंग के कारण और ट्राइएक्सियल लोडिंग के कारण कि अगर किसी मटेरियल पे दो अलग अलग दिशाओं से, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं एक साथ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस तरह से निकालेंगे। और अगर तीन डायरेक्शन से यानी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहे हैं एक साथ, तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस तरह से निकालेंगे। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शेयर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। या तो हम कहेंगे शेयर मॉडुलस या फिर हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये एक ही नाम है। या फिर हम और दूसरा जो आएगा वो आएगा बल्क मॉडुलस। तो इससे पहले हमने एक हुक्स लॉ पढ़ा था। तो हुक्स लॉ में हमने बात की थी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, तो ये पहला कांस्टेंट है, ये पहला प्रॉपर्टी है मटेरियल का, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो दो और तरह के मॉडुलस होते हैं जिनको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करते हैं। यानी हर मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। देखिए, अगर स्ट्रेस की नेचर लीनियर है तो लीनियर फोर्स के कारण स्ट्रेस कौन सा होगा, लीनियर होगा, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो। और उसके कारण जो स्ट्रेन आएगा वो भी लीनियर स्ट्रेन होगा। तो लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशो है, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशो है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। और इस इलास्टिक मॉडुलस को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ये होगा यंग्स मॉडुलस। तो इसी तरह से अगर हम फोर्स की नेचर बदलते हैं, अगर हम शेयर टाइप का फोर्स ले लें तो शेयर टाइप के फोर्स के कारण क्या आएगा, पैरेलल फोर्स। अगर सरफेस पे हम इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स लगाएंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, सेम नहीं है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है, तो इस तरह का जो फोर्स है वो शेयर फोर्स जनरेट करेगा। और इस शेयर फोर्स के कारण शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। और शेयर स्ट्रेस के कारण अगर बॉडी डिफॉर्म होती है तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो शेयर स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जिस तरह से लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का रेशो फिक्स होता है, इलास्टिक कांस्टेंट के बराबर होता है, उसी तरह से शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। और उसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो भी एक इलास्टिक कांस्टेंट होगा, लेकिन उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी तरह से तीसरा आता है बल्क मॉडुलस। हमने एक थर्ड टाइप भी पढ़ा था स्ट्रेस का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस वजह से आता है, अगर हम मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट होगा। तो जो डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन से जो आपने फोर्स लगाया है वो फोर्स, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशो है वो भी एक कांस्टेंट होगा जिसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। इस तरह से हमने हर बार हुक्स लॉ को फॉलो किया है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट। हमने हर बार इसी फॉर्मूले को जो कि हुक्स ने दिया था उसको हमने एप्लीकेबल किया है। तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो हम तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे इसमें। पहला हम पढ़ चुके हैं ई, जी हम पढ़ेंगे अभी जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और तीसरा है बल्क मॉडुलस के। तो ई, जी और के में हम रिलेशन भी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मॉडुलस की। तो शेयर मॉडुलस क्या होगा, देखिए इसकी डिफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए एक बॉडी है ABCD, इस बॉडी पर मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स अप्लाई कर दिए, ये पैरेलल फोर्स हैं। ठीक है, इस पैरेलल फोर्स के कारण
मटेरियल में क्या कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट होगा शेयर स्ट्रेस। ये शेयर स्ट्रेस इसमें जनरेट हो गया। ठीक है, अगर बॉडी डिफॉर्म होती है, मान तो बॉडी किस तरह से डिफॉर्म होगी? बॉडी इस तरह से डिफॉर्म होगी। देखिए अब इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी? ए बी डैश सी डैश डी। अब देखिए ये इसकी नई पोजीशन है। पहले ये ओरिजिनल पोजीशन ए बी सी डी थी, अब नई पोजीशन हो गई ए बी डैश सी डैश डी। तो ये क्या है? मटेरियल डिफॉर्म हो गया। तो इसमें किस तरह का डिफॉर्मेशन आया है? इसमें शेयर डिफॉर्मेशन आया है। और शेयर डिफॉर्मेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर स्ट्रेन से। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन होता है ये वाला एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो एंगल चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अंडर द इलास्टिक लिमिट shear stress is directly proportional to shear strain। तो shear stress क्या हो गया? टो, और shear strain क्या हो गया? फाई। तो टो proportional to फाई, shear stress is proportional to shear strain। जब हम proportional साइन हटा देते हैं, तो जैसे आप proportional साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये जो g जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड करेगा मटेरियल पे, और एक किसका रेशो होता है? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशो होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। यानी अंडर द इलास्टिक लिमिट अगर आपने कोई फोर्स लगाया है तो उसमें डेवलप होने वाला स्ट्रेस और उसमें डेवलप होने वाला जो स्ट्रेन है उसका रेशो एक फिक्स क्वांटिटी होगी, जिसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जी को हम क्या लिख सकते हैं? जी को हम लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रहे कौन सी लिमिट? अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाएंगे हम, तभी ये रेशो आपको कांस्टेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ जो बना था वो अंडर द इलास्टिक लिमिट के लिए बना है। उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता किसी भी केस में, चाहे वो यंग्स मॉडुलस का केस हो, चाहे वो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का केस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस का केस हो। ठीक है, तो जी क्या हो गया? जी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और इसको हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं। शेयर मॉडुलस भी हम कह सकते हैं इसको, और शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप अलग अलग टाइप का मटेरियल लेंगे, कॉपर लिया, स्टील लिया, आपने एल्यूमिनियम लिया, तो उनके लिए जी की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे हम मान लें स्टील के लिए जी की वैल्यू जो होती है 8200 गीगा पास्कल होती है। 8200 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? गीगा का मतलब होता है 10⁹9। तो 8200 इंटू 10⁹9 पास्कल, ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू। किसके लिए? ये स्टील के लिए होती है। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करें, देखिए इलास्टिक कांस्टेंट जितने भी हैं उनकी यूनिट सेम ही होती है। हाँ, यहाँ पर हम बात करें, देखिए शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? दो इक्वल क्वांटिटी का रेशो होता है ना। तो लेंथ का, जैसे हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? दोनों तरफ लेंथ है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो क्या हो जाएगी? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो शेयर स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेन भी क्या है? शेयर स्ट्रेन भी देखिए दो क्वांटिटीज का रेशो है। ये है बी बी डैश अपॉन ए बी। तो बी बी डैश भी लेंथ है और ए बी भी लेंथ है, तो ये भी क्या है? दो सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो ये भी क्या होगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी शेयर स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो कुल मिला के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जो यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बल्क मॉडुलस की। तो जिस तरह से हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाला है, जिसको डिफाइन किया है कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशो होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, उसी तरह से हम बल्क मॉडुलस की बात करें। बल्क मॉडुलस में जो हमारे
टर्म्स आती है वो आती है स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मान लीजिए अगर किसी मटेरियल पे हमने तीनों डायरेक्शन पे फोर्स लगा रखा है, तो देखिए हमने तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, इसमें ये Px, ये Py फोर्स लगा रखा है और ये Pz, तीनों डायरेक्शन से हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर रखे हैं। तो अब क्या होगा? मटेरियल क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम V था, ठीक है, बाद में चेंज होके इसका वॉल्यूम कितना हो गया? V माइनस dV हो गया। तो देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम तो V है, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? वो हो गया V माइनस dV। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? चेंज इन वॉल्यूम हो गया dV अपॉन dV। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है? माइनस dV चेंज हुआ है। कैसे निकालेंगे? देखिए V2 माइनस V1 कर दीजिए। V2 क्या है? V2 तो ये है V माइनस dV, और V1 क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम V, V से V कैंसिल हो गया तो क्या बचा स्टूडेंट? माइनस dV। तो ये चेंज इन वॉल्यूम आपका आ गया माइनस dV। माइनस क्यों आया है? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? तो हमने कहा है कि मॉडुलस हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। देखिए यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चारों तरफ से, तो ये एक तरह से क्या हो गया? प्रेशर हो गया। हमने प्रेशर अप्लाई किया है किसी मटेरियल पर, तो प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है? प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वी कैन से वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द बॉडी। अगर हमने इस बॉडी पर चारों ओर से प्रेशर अप्लाई किया है तो इस बॉडी का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अभी हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई किए हैं इस पर, कंप्रेसिव फोर्स, इसलिए इस बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये बॉडी क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तो इस बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? वो हो गया इंक्रीज इन प्रेशर और स्ट्रेस। तो जो हमने फोर्स लगाए हैं इसकी वजह से मटेरियल पे जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो हो गया स्ट्रेस, या फिर हम कहेंगे प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस प्रेशर के कारण कौन सा स्ट्रेन आ रहा है? इस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? बल्क मॉडुलस हो गया इंक्रीज इन प्रेशर और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो व्हेन अ बॉडी is subjected to three mutually perpendicular and like stress of same intensity, सेम इंटेंसिटी के अभी हमने अप्लाई किए हैं इस पर। सेम इंटेंसिटी का मतलब है Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। अभी यहाँ हमने इक्वल इंटेंसिटी के लोड अप्लाई किए हैं, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस भी क्या है? ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास तीन इलास्टिक कांस्टेंट हो गए स्टूडेंट। पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा हो गया बल्क मॉडुलस। तो तीनों ही चीज़ें आप देखेंगे तो तीनों ही स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। एक लीनियर स्ट्रेस लीनियर स्ट्रेन का रेशो है, एक शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन का रेशो है, और एक डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। तो इसकी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो ये भी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो तीन मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। एक तो हो गया ई इलास्टिक मॉडुलस, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे पास तीन इलास्टिक मॉडुलस आ गए। पहला आ गया है ई, जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। दूसरा है हमारे पास जी, तो यह है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा है हमारे पास के, इसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में एक सर्टेन रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को अब हम ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास तीन तरह के रिलेशन आएंगे स्टूडेंट। पहला आएगा ई और जी के बीच में, दूसरा आएगा ई एन के बीच में, और तीसरा आएगा ई जी एन के बीच में,
ठीक है। तो तीनों जो प्रॉपर्टी हैं आपस में रिलेटेड होती हैं। किस तरह से रिलेटेड होती हैं वो हमें पता लगेगा इन तीन रिलेशन से। ई और जी में क्या रिलेशन होता है, ई और के में क्या रिलेशन होता है, और ई जी और के में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपके तब काम आएंगे जब आपको एक रिलेशन, एक प्रॉपर्टी दी हो, जैसे मान लीजिए आपको जी दे रखा है और आपको ई निकालना है, तो वहाँ पर ये रिलेशन इस तरह से वर्क करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं, हमारे पास तीन रिलेशन है, तो तीनों रिलेशन ये होंगे, देखिए स्टूडेंट। तो एक एक करके हम इसको डिराइव करेंगे। पहला रिलेशन जो मैंने बताया आपको वो है ई और के के बीच में, दूसरा ई और जी के बीच में, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास ई जी और की के बीच में। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर इंटर रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो किस तरह से इंटर रिलेटेड होती है वो इन तीन रिलेशन से आपको पता लग रहा है। तो पहला रिलेशन हो गया ई और के के बीच में, ये जो म्यू है ये पॉइजन्स रेशो है, पॉइजन्स रेशो। तो एक एक करके हम इसको ड्राइव करेंगे। पहले हम इसको ड्राइव करेंगे ई और के बीच में रिलेशन, फिर हम ई और जी के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे, ड्राइव करेंगे, और फिर ई जी और के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट एग्जाम में इनमें से एक रिलेशन जरूर आता है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा कंसंट्रेट करें कि हम किस तरह से इस रिलेशंस को ड्राइव कर रहे हैं। तो पहला हम लेते हैं ई और के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं रिलेशन ई एंड के बीच में। ई तो हो गया इलास्टिक मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस, और के हो गया आपका बल्क मॉडुलस। अब हम बल्क मॉडुलस की अगर बात कर रहे हैं तो बल्क मॉडुलस स्टूडेंट क्या होता है, बल्क मॉडुलस किसकी वजह से आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वजह से। तो हमने क्या किया है, हमने एक बॉडी ली है, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, क्यूब ले लिया हमने। क्यूब का मतलब है इसकी तीनों डायरेक्शन सेम है। ठीक है, आप ये मान के चलें कि इनकी तीनों डायरेक्शन सेम है, यहाँ आपको लग नहीं रही है। ठीक है, आप ये मान के चलें कि ये एक क्यूब है, इसकी क्यूब की तीनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तीनों डायरेक्शन का मतलब है तीनों जो डायरेक्शन में जो लेंथ है, डायमेंशन, वो सेम है। लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है, और हाइट भी एल है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। तो इस अगर हम इसको क्यूब माने, तो इसको क्यूब मानेंगे तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एल क्यूब। अब आप बात करते हैं जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तीनों डायरेक्शन से, तो ये देखिए हमने इस पर तीनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दिया। ये हमने पी एक्स लगा दिया, इक्वल अमाउंट का फोर्स हम लगा रहे हैं। ये हमने पी वाई लगा दिया, और ये हमने पी जेड लगा दिया। ठीक है, हम इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट का फोर्स का मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो इक्वल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो गया स्टूडेंट, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, क्योंकि तीनों जगह लोड की क्वांटिटी सेम है, तीनों की डायमेंशन सेम है। तीनों के डायमेंशन सेम है तो इस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब देखिए, अब इन फोर्सेस के कारण ये मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके डिफॉर्मेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों डायरेक्शन से फोर्स लगाया है तो अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएंगे। ठीक है, तो इसका जो डिफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वॉल्यूम हो गया स्टूडेंट एल क्यूब, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्यूब का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों सेम है, एल इंटू एल, तो एल क्यूब हो जाएगा। ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, जो हमने ये स्ट्रेसेस अप्लाई किए हैं, प्रेशर अप्लाई किए हैं, इसके कारण वॉल्यूम में चेंज आएगा। कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी मुझे निकालना है, तो एल क्यूब का मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया स्टूडेंट। तो एल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा स्टूडेंट, होता है एन एक्स एन माइनस वन, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया L3 का, तो L3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखिए वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब है,
तो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ड्यू टू द स्ट्रेस, तो dV कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एल क्यूब का अगर डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, देखिए V इज इक्वल टू एल क्यूब, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dV अपॉन dl, क्योंकि L के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है nx n माइनस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, अगर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3l 3 माइनस 1, कितना हो गया स्टूडेंट, dV अपॉन dl इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू 3l स्क्वायर dl, ठीक है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये तो है चेंज इन वॉल्यूम और ये हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका जो रेशो होता है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है स्ट्रेन, dV हो गया 3l स्क्वायर dl जो ये है, ठीक है, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है l क्यूब, तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर dl अपॉन l क्यूब। यहाँ से हम l स्क्वायर से l क्यूब की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3dl बाई एल, और dl बाई एल क्या होता है, ये होगा स्ट्रेन इन वन डायरेक्शन, जो लेंथ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन, तो यहाँ हम लिख देंगे एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 3 ऑफ dl बाई एल की जगह हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया, तो 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन वन डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर पूरे कंपोनेंट पे हर डायरेक्शन में जो हमने स्ट्रेस लगाया है, हर डायरेक्शन में जो हमने फोर्स लगाया है वो इक्वली अप्लाई किया है, इक्वली अप्लाई किया है, तो हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो इक्वल आएगा, और हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो इक्वल आएगा। फिर उस स्ट्रेन किसी एक डायरेक्शन में हम स्ट्रेन की वैल्यू को निकाल के हम यहाँ रख देंगे, उससे आपको टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो देखिए टोटल स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से लीनियर और लेटरल स्ट्रेन फाइंड किए थे। तो देखिए अभी हमने एक्स डायरेक्शन ले ली, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना है, सिग्मा है, तो इसके ऐसे यहाँ पर स्ट्रेन कितना आ जाएगा लीनियर में, एप्सिलॉन एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा, लेटरल स्ट्रेन, और जेड में कितना आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो देखिए वाई एक्सिस में भी स्ट्रेस कितना है, सिग्मा है, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हो गया, एप्सिलॉन वाई, ये लीनियर स्ट्रेन हुआ वाई डायरेक्शन में फोर्स के कारण, तो बाकी दो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। इस तरह से हम जेड की बात करें तो जेड में हो जाएगा, जेड में फोर्स के कारण लीनियर, और बाकी दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा लेटरल। अब अगर मैं एक डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालूं, मान लीजिए मैंने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाला, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हो जाएगा, देखिए टोटल एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई और माइनस म्यू एप्सिलॉन जेड, ये देखिए इनका टोटल, ये है एक्स डायरेक्शन में फोर्स के कारण लीनियर स्ट्रेन, ये वाई में फोर्स के कारण लेटरल, और ये जेड में फोर्स के कारण एक्स में लेटरल, ठीक है। तो इन तीनों डायमेंशन का, तीनों स्ट्रेन का हम सम कर लेंगे, टोटल स्ट्रेन आ जाएगा, ये देखिए टोटल स्ट्रेन आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा सेम है और एरिया भी सेम है, सिग्मा भी सेम है यानी स्ट्रेस भी सेम है, और क्यूब लिया है तो एरिया भी सेम है, तो यहाँ पर देखिए तीनों स्ट्रेन भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड, ठीक है, इनको हमने बराबर कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इन सब की जगह एप्सिलॉन एक्स रिप्लेस कर दिया, तो एप्सिलॉन एक्स अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, है ना। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपके एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की जगह भी एप्सिलॉन एक्स रख दिया, तो इसमें से अगर आप एप्सिलॉन एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन एक्स 1 माइनस 2 म्यू, और एप्सिलॉन एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर लीनियर स्ट्रेन की बात करी है, शेयर स्ट्रेन की बात नहीं करी है, नहीं हमने डायरेक्ट स्ट्रेन की बात करी है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन, ये देखिए एप्सिलॉन एक्स क्या है, ये लीनियर स्ट्रेन है,
ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन को हुक्स लॉ से हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह मैंने रख दिया सिग्मा अपॉन ई। तो ये आ गया हमारे पास एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन। इस तरह से वाई में भी ये आएगा और जेड में भी आएगा, तीनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जो स्ट्रेन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस भी बराबर है और स्ट्रेन भी बराबर है। ये देखिए स्ट्रेन भी सेम है और स्ट्रेन भी सेम है, स्ट्रेस भी सेम है। तो जब दोनों सेम है तो जो ये स्ट्रेन है टोटल स्ट्रेन वो तीनों डायरेक्शन में सेम ही आएगा। तो यही चीज़ अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं इसको लेके तो भी आपको यही मिलेगा, और अगर आप इन तीनों को लेके कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, तो भी आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। आप अप्लाई करना है ये वाला, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन बराबर है और तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस भी बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। तो देखिए एक रिलेशन तो हमारे पास ये वाला है और एक रिलेशन हमने इससे पहले लिया है, ये देखिए इसके अंदर रख दीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ही आ गया। अब आप बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस किसके बराबर है, सिग्मा, क्योंकि हमने सिग्मा ही अप्लाई किया है उस बॉडी पे। ये देखिए आप, हमने हर डायरेक्शन में सिग्मा फोर्स अप्लाई किया है, ये देखिए हर डायरेक्शन में हमने सिग्मा अप्लाई किया है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस हो गया स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हम निकालें तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन वी को इधर ले जाइए और के को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के। अब ये और ये इक्वेशन, इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो ये इक्वेशन थर्ड है, तो इस इक्वेशन को फोर्थ ले लीजिए। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाई के इज इक्वल टू 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से आप सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दीजिए, इनको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम इलास्टिक मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। तो इसमें हमने सीखा है कि बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस क्या होते हैं, और ये जो तीनों मॉडुलस हैं, ये तीनों मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हैं, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो इसका एक रिलेशन हमने अभी ड्राइव किया है ई और के बीच में। तो अगर आपके पास ई और के की वैल्यू है, अगर आपके पास के की वैल्यू है और पॉइजन रेशो की वैल्यू है उस मटेरियल के लिए, क्योंकि ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है पॉइजन रेशो भी, अगर ये दोनों आपके पास अवेलेबल हैं तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इलास्टिक मॉडुलस, यानी आप इस यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ई की वैल्यू पता है और यंग्स ये पॉइजन रेशो की वैल्यू पता है तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो और दो रिलेशन जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड के एंड रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के। सो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर लाइक नहीं किया हुआ हो तो उसको लाइक कर दें। ठीक है, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो आपके पास आपके सामने लाता रहूँगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।